हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार सचिवालय सहायक परीक्षा 2022 को ध्यान में रखते हुए भारत के भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर मैं आ चुका हूं। ये मास्टर वीडियो होगा और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं वही मैं प्रश्न कराने वाला हूं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न होगा, आप इसे टेस्ट के भांति भी लगा सकते हैं। अब बात रहा इसका पीडीएफ का, तो पीडीएफ का लिंक मैं नीचे दे दिया हूं, वहां से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम उसका प्राइस रखा गया है, जिससे आप आसानी से उसे हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं और आपको कभी भी ये महसूस नहीं होगा कि ये चीज़ पढ़ने से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। ठीक, पूरे ज्योग्राफी का निचोड़ है ये। मैं जो प्रश्न कराने वाला हूं आप खुद ही देखकर अनुभव कीजिएगा कि लेवल भी उसी लेवल का आपको बरकरार रखा गया है। ठीक, आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम में 50 जो प्रश्न आएंगे ये सामान्य अध्ययन के आएंगे, यानी कि ये 50 प्रश्न का जो वेटेज होगा ये आपको एक प्रश्न पर 4 नंबर है, यानी कि ये 200 मार्क्स का आपका आने वाला है। जिसमें आप देखिएगा कि 50 प्रश्न में 10 से 12 प्रश्न जो आते हैं ये आपको भारत के भूगोल और विश्व के भूगोल मिलाकर आते हैं। यानी कि भूगोल को हम 3 भाग में अगर बांटे तो एक भारत का भूगोल होता है, एक विश्व का भूगोल होता है, एक सामान्य भूगोल होता है। हम भारत के भूगोल को अलग पढ़ते हैं क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन 8 से 10 यहीं से आता है, और सामान्य भूगोल और विश्व भूगोल जो है रिसेंट समय में जो डेवलपमेंट चल रहे हैं उसको जोड़कर पढ़ते हैं, और कुछ स्टैटिक्स पोर्शन उससे भी 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। तो आपको ये भारत के भूगोल के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, मास्टर वीडियो है, इसका पीडीएफ लेना होगा, नीचे लिंक में दे दिया हूं, पिन कर दिया हूं, वहां से आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए ये आपके सामने जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा द्वीप समूह मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मैं क्वेश्चन का जो हाँ फैक्ट लगेगा वो फैक्ट भी मैं बताते चलूंगा आपको। इसे स्पीड में देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, डबल स्पीड में। तो ये देखिए, भारत में 2 द्वीपीय समूह राज्य है। फिर याद रखिएगा, भारत में अभी जो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित राज्य हैं। जो ये 8 केंद्र शासित राज्य है इसमें 2 द्वीपीय प्रदेश हैं, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक यहाँ पर पड़ता है आपका लक्षद्वीप और यहाँ पर एक पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लक्षद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है अगर केंद्र शासित प्रदेश में देखा जाए, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मूंगा चट्टान से कौन निर्मित है, तो ये जो यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप, ये मूंगा चट्टानों से निर्मित है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। इसे और मैं जूम कर देता हूं आप लोगों की सहूलियत के लिए। ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहां से आप देख सकते हैं ए हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से स्पर्श करती है। क्योंकि आपके सिलेबस में ये साफ साफ है कि आपके पड़ोसी देश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या आपके अंतर्राष्ट्रीय जो बाउंड्री है, तो यहां से अगर हम देखें तो बांग्लादेश से जो स्पर्श करते हैं ये पश्चिम बंगाल करता है, असम करता है, त्रिपुरा करता है, मेघालय करता है, मिजोरम करता है। टोटल राज्यों की संख्या भी पूछ सकता है, तो ये टोटल राज्यों की संख्या 5 होगा, जो कि बांग्लादेश से हमारा सीमा स्पर्श करता है भारत का। बांग्लादेश से सबसे अधिक सीमा बनाता है भारत, लगभग आप देखिएगा तो सबसे अधिक सीमा अगर पूछे कि किसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे अधिक भारत बनाता है तो बांग्लादेश के साथ बनाता है। अगर सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ बनाता है, जिसका पीओके वाला क्षेत्र जो है वो अभी पाकिस्तान कब्जाया हुआ है। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में क्रमशः कौन सा स्थान है। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2-2, 3-3 क्वेश्चन छिपा हुआ है। पहला नंबर जनसंख्या जब देगा तो आपके दिमाग में जनसंख्या दौड़ जाना चाहिए कि भारत की जनसंख्या कितना है। तो भारत की जनसंख्या है, अभी आपको देखिएगा भारत की अभी जनसंख्या अगर देखा जाए तो अच्छा खासा जनसंख्या हो चुका है, 130 करोड़ से ऊपर आपका हो चुका है, आप सभी को पता होना चाहिए। और 2021 का जो सेंसस आएगा उसमें आपको लेटेस्ट सभी डाटा आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही दिनों में हम देखेंगे, यानी कुछ ही सालों में हम चीन को भी सरप्लस कर जाएंगे, यानी कि चीन को भी पास कर जाएंगे। ये आपको जो डाटा दिया जाता है अलग अलग जो आपको विश्व के विभाग हैं उनके द्वारा। तो अभी जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले स्थान पर है, लेकिन कुछ ही सालों में भारत आपको पहले स्थान पर हो जाएगा। अभी भारत दूसरे स्थान पर जनसंख्या की दृष्टि से। लेकिन अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है अभी 7वें स्थान पर है, और पहले स्थान पर सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है रूस का है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो यहां पर अगर हम देखें कि जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत आपको दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आपको 7वें स्थान पर पड़ता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस 3 का आंसर सी हो जाएगा। अब आपके जैसे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि भारत का आपका क्षेत्रफल डायरेक्ट, तो यहां पर आपको क्या हो जाना चाहिए, 32,87,263। अब आपको ये एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। अब यहां पर क्या कंफ्यूजन हो जाता है कि यहां पर 87 की जगह 67 दे देगा, अब कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए कंठस्थ याद होना चाहिए आपको कि 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर जो होता है ये भारत का भी क्षेत्रफल है, और भारत विश्व में 7वें स्थान आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का भूभाग लगभग कितना प्रतिशत है। पूछ सकता है कि पूरा जो क्षेत्रफल है तो भारत का भूभाग कितना परसेंट पड़ता है।
आपसे पूछता है ना ये क्वेश्चन, तो 2.4% यानी 2.40% आप बोल सकते हैं। इतना आपको जो है पूरा विभाग है पूरा विश्व का, और 7वें स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? अब देखिए हमारा जो भारत है, ये देखिएगा, ये आपको रफली पृथ्वी में बना देता हूं, ये हो गया विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गया। अब यहां पर देखिएगा, ये यहां पर पृथ्वी हमारा जो आपका है, पृथ्वी पर भारत स्थित है, रफली यहां पर है, और ये हो गया 0 डिग्री देशांतर रेखा। और यहां पर देखिएगा तो ये पूर्वी, अब आपको जो पूर्वी हिस्सा में स्थित है और उत्तर हिस्सा में स्थित है, यानी कि 0 डिग्री के उत्तर में है, और आप देखिएगा 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में है। ठीक, तो ये कौन से गोलार्ध में हो गया? पूर्वी उत्तरी गोलार्ध में ये भारत आपको पड़ता है। और भारत का अगर हम बात करें कि तट रेखा की लंबाई कितनी है, ये तट रेखा यानी पूछता है, ये समुद्र वाला जो रेखा है, ये तट रेखा इसे बोला जाता है जो समुद्र से लगता है। ये संपूर्ण तट रेखा के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पर 6100 किलोमीटर दिया रहता तो आप सोचते कि सिर्फ ये वाला मेन वाला के पूछ रहा है, लेकिन ये संपूर्ण पूछ रहा है, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वाला सभी मिलाकर जो होगा ये 7516, लगभग 7515 भी कहीं देता है किलोमीटर, ये इसका पूरा तट रेखा है। ठीक, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम सबको लगा लेना होगा। ये पूछ रहा है कि टोटल तट रेखा की लंबाई, तो ये आपको लगा लेना होगा। लगभग आपको देखा जाए कि जो स्थलीय तट रेखा की लंबाई है, ऊपर वाला जो स्थल के सकता है, वो 15200 के करीब ये हो जाता है। ठीक, इसमें आपको 75 से 16 जोड़ लीजिएगा तो टोटल आपको जो होता है स्थलीय और जलीय तट रेखा भारत का निकल कर आ जाता है। ये भी याद रखिएगा। सबसे अधिक जो तट रेखा की लंबाई है पूरे विश्व में अगर पूछता है, जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी में कराऊंगा तो वहां से क्वेश्चन में कराने वाला हूं, वो आपको कौन सा है सबसे अधिक तट रेखा जिसका लंबा है, वो हो जाता है कनाडा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, 9 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसे पृथक करता है? तो 9 डिग्री जो चैनल है ये आपको पृथक करता है लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर सी हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, यानी कि सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत का कौन है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहां पर इंदिरा पॉइंट होगा, यहां पर देखिए थोड़ा थोड़ा मिस टाइपिंग हो गया है, यहां पर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है इंदिरा पॉइंट। यह भारत के है सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है, सुदूरतम दक्षिणतम इसकी सबसे दक्षिण में स्थित जो बिंदु है ये भारत का है। ये आपका क्वेश्चन अगर पूछता है तो आपको यहां से लगा लेना होगा। जैसे कि आपके पूछता है कि सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर पड़ता है, सबसे पूर्वी बिंदु देखिएगा ये जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के किबूथी में पड़ता है, किबूथू नाम है इसका। ठीक, सबसे पश्चिमी अगर पूछ दे तो अभी सबसे पश्चिमी जो पड़ता है ये आपको गौरे माता जो गुजरात में स्थित है ये पड़ता है। सबसे दक्षिणी यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इंदिरा पॉइंट है, और जब आपको देखें मेन बाउंड्री का देगा तो यहाँ कन्याकुमारी के करीब आपको मिलता है, वो मेन बाउंड्री के करीब होगा। फिर ऊपर के आप देखिएगा कि लद्दाख, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र में आपको सबसे आपको उत्तर वाला पड़ता है, और ये सबसे दक्षिण वाला है। ठीक, तो ऐसे अगर करता है तो आप आराम से क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो भारत का अगर हम रफली अगर देखा जाए, भारत का, एक मिनट में, भारत का अगर रफली मैं यहाँ पर मैप बना लेता हूँ तो ये आप देखिएगा कि ये पूछ रहा है कि यहाँ से ऐसे कर कर, और ठीक तो ऐसे ये जो यहाँ पर सिक्किम जो स्थित है ये पूछ रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से गुजरता है? तो ये आपको अक्षांश रेखा ऐसे होता है, ये सीधा नहीं होता है, ये ऐसे होता है और डिग्री के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये देखिएगा ये राजस्थान से ऐसे होकर गुजरता है। ठीक, तो ये याद रखिएगा, ये डिग्री को अकॉर्डिंग खींचा रहता है पृथ्वी पर। ये आपको हाइपोथेटिकल इसे माना जाता है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर खींचा हुआ है, इसे अपने समय और जो दूरी है, समय है, कोई स्थान का पता कैसा है, इसलिए अक्षांश और देशांतर में हम लोग बांट कर रखते हैं। तो इसका 7 के आंसर क्या, 8 के आंसर क्या हो जाएगा? ये 8 के आंसर हो जाएगा आपका ए। अब यहां पर याद रखिएगा, यहां से 2 क्वेश्चन निकल कर आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में? तो हो जाएगा राजस्थान। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है भारत में? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है भारत में? तो हो जाएगा सिक्किम। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है भारत में? तो हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन 9 देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान से स्पर्श नहीं करती है, यानी कि भूटान के साथ नहीं लगती है, ये आपको बताना है। किसका? तो भूटान के साथ किसका नहीं लगता है ये आपको बताना है। क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है और इसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो मेघालय का नहीं लगता है ना, मेघालय का कहाँ से लगेगा? भूटान के साथ स्पर्श नहीं करता है। ठीक, बाकी पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सब का स्पर्श करता है। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित भारतीय राज्यों का कौन सा युग म्यांमार के साथ सीमा स्पर्श करता है? अब कहिएगा कि सर सीमा वाला बड़ा क्वेश्चन आप लेकर आए हैं, सीमा इसमें दिया हुआ है, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक बात एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा, जैसे पाकिस्तान के साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख वाला जो क्षेत्र है वो वाला सीमा बनाता है, जो रेड क्लिफ सीमा पाकिस्तान के साथ जो बनता है, तो वो भी पूछ सकता है। पंजाब जो आपको पाकिस्तान के साथ भी, और अरुणाचल ये जो पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ पूछ रहा है कि ये कौन सा सीमा है
स्पर्श करती है इसमें से, तो मणिपुर मिजोरम करती है, म्यांमार यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ऐसे जो ये म्यांमार वाला है। शो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड भी करता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ये आपको 10 के आंसर क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डी हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएगा, माफ कीजिएगा, 10 के आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, और जो पहले म्यांमार का नाम वर्मा था, ये याद रखिएगा, म्यांमार का नाम तो पहले था वर्मा था। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के मध्य में कितना अंतर पाया जाता है। सो भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय कौन होगा, यहाँ पर ये पृथ्वी रफली हो गया, ये 0 डिग्री जो आपको देशांतर रेखा है जो ग्रेट ब्रिटेन से पास होता है, ये देखिएगा, ये ग्रीनविच हो गया। और यहाँ पर भारत जो स्थित है, ये आपको जो 82.5 डिग्री रेखा जो पार होता है जिस देशांतर का, ये जो 82.5 डिग्री का अगर वैल्यू आप निकालते हैं घंटे में, यानी कि 15 डिग्री पर क्या होता है, 1 घंटे का अंतर होता है, ठीक। तो 15 डिग्री पर 1 घंटे पर, तो आप ऐसे जोड़कर निकाल लीजिए कि 30 डिग्री पर कितना हो जाएगा, तो 2 घंटे हो जाएगा। वहीं आप देखिएगा कि 60 डिग्री पर कितना हो जाएगा, 80 डिग्री पर कितना हो जाएगा, ऐसे कर कर आप जब निकालिएगा तो 15, आप देखिएगा कि 15 पचे 75, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 15 पचे 75, यानी कि 15 डिग्री पर आप देशांतर पर देखिएगा 1 घंटे का अंतर जब हो रहा है तो ये 5 घंटा यहाँ पर निकल कर आ गया। और फिर आपको 82.5 हो रहा है तो 7.5 बच रहा है, तो 7.5 पर आधा घंटा यानी कि 30 मिनट, 5.5 घंटे का अंतर होता है। और भारत कहाँ स्थित है, पूरब में स्थित है पृथ्वी में, आप देखिएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन से पूरब में स्थित है। तो यहाँ पर आप देखिएगा 5.5 घंटे का अंतर होता है, जो कि कहाँ से पार होता है, तो ये जो होता है ये इलाहाबाद के देखिएगा नैनी से होकर ये गुजरता हुआ है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ से आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये जो भारत से ऐसे पार होता है ना ये रेखा, ये किन किन राज्यों से होकर जाता है, तो ये 5 राज्यों से जाता है और उसका नाम आपको याद होना चाहिए, 5 राज्यों का। जैसे कि अपना तो सबसे पहले यूपी में आएगा ही आएगा, ठीक, यहाँ पर देखिएगा यूपी में, फिर आपका उसके बाद नीचे पड़ता है एमपी में आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ पड़ता है, ठीक, उसके बाद उड़ीसा पड़ता है, और उसके नीचे आप देखिएगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पर तेलंगाना नहीं याद आपको करना होगा, आंध्र प्रदेश ध्यान में रखिएगा। तो 5 राज्यों का कौन कौन नाम होगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये आपको 82.5 डिग्री जो है ये आपको देशांतर रेखा, जो पूर्वी देशांतर रेखा है, जो आपको भारत के इलाहाबाद के नैनी से जाता है, कहीं मिर्जापुर भी दिया रहता है, तो वो आपको 5 राज्यों से गुजरता है, ये भी याद रखिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन 12, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा एक उदाहरण है, भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा का उदाहरण है, ये कौन सा उदाहरण है ये आपको बताना है। तो ये है अध्यारोपित उदाहरण। अब बोलिएगा अध्यारोपित क्या होता है सर, अध्यारोपित होता है जो नेचुरल नहीं है, यानी कि कोई अगर पहाड़ निर्धारित कर देता या कोई नदी निर्धारित कर देती और शुरू से ही वही निर्धारण था, नहीं, हम लोग क्या थे, कॉलोनी थे इंग्लैंड का, ठीक, ब्रिटिश कालीन यहाँ कॉलोनी था, और वो जाते जाते भारत पाकिस्तान को 14 अगस्त को देखिएगा बांट कर गए थे। तो ये बांटे किसके द्वारा गया है, तो किसी का कॉलोनी थे, यानी कि कोई दूसरे लोग आकर नेचुरली नहीं, वो प्राकृतिक रूप से, आर्टिफिशियल रूप से हम लोग को अध्यारोपित कर दिया, यानी कि हम पर आरोपित कर ये सीमा गया कि तुम्हारा पाकिस्तान और इंडिया की सीमा ये रेड क्लिफ होगा और यही तुम्हारा सीमा है, ठीक। तो ये अध्यारोपित सीमा है, ठीक, और रेड क्लिफ इसका नाम है। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में किसको पृथक करता है। सो 8 डिग्री जो चैनल है ये इसमें से किसको पृथक करता है ये आपको बताना है। थोड़ा मैं यहाँ से क्वेश्चन ऐसे कर लेता हूँ, 8 डिग्री जो है ये देख लेती, और यहाँ पर ये वाला ध्यान में रखिएगा, ये कदम कलम कसम हमेशा सोच समझकर उठाना चाहिए। ये आपके जो है ना ये बूस्ट करेगा चीज़, ठीक, कि अगर आप मान ली है कि नहीं एग्जाम निकालना है तो ये तो करना ही पड़ेगा आपको। तो 8 डिग्री जो चैनल है ये मेनिकाय और देखिएगा 8 डिग्री जो चैनल है ये किसको किसको अलग करता है, तो मेनिकाय और मालदीव को अलग करता है, मेनिकाय और मालदीव को अलग करता है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो हुआ था 9 डिग्री हुआ था। अंडमान निकोबार के बीच में आपको 10 डिग्री पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, आ गया क्वेश्चन। तो ये कौन सा देश है जिसके साथ भारत की स्थलीय सीमा सबसे लंबी है, लगता है ये हो जाएगा अपना बांग्लादेश, ठीक। तो 14 के आंसर क्या हो जाएगा डी। पहले बांग्लादेश को ही पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, लेकिन 1971 में देखिएगा जो युद्ध हुआ था उसमें ये आपको पाकिस्तान से अलग हो गया था, और यहाँ पर आप देखिएगा कि ये आपको बांग्लादेश बना था। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये याद रखिएगा, सबसे लंबी है। और बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ राज्य जो है ये भी पूछता है, ये नाम है इसका त्रिपुरा, ठीक, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और सिक्किम से मिलती है। तो 3 देशों से जो सीमाएं मिलती है इसका नाम है सिक्किम। सिक्किम को आपको देखिएगा इधर से नेपाल आता है, इधर से भूटान आता है, ऊपर से चीन आता है, यहाँ पर आप देखिएगा सिक्किम स्थित है, ठीक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम, डी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित की गई है। सो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सो बोलते हैं रेड क्लिफ रेखा। अब भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा है उसे डुरंड रेखा, यानी अभी देखिएगा वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में पड़ता है, क्योंकि हमारा क्षेत्र कुछ पाकिस्तान कब्जा लिया है पीओके वाला। मैक मोहन रेखा जो पड़ता है ये किसके किसके बीच में पड़ता है, तो भारत और चीन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए,
भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु है, सो भारत का सुदूर पश्चिमी बिंदु कौन है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। पश्चिमी बिंदु जो है इसका है 68.7 ये होता है, इसे ऐसे पढ़ा जाता है 68 डिग्री 7 मिनट, और फिर सेकेंड भी आता है जब उससे ज़्यादा होता है तो। और ये पूरब में स्थित है भारत, तो पूर्वी देशांतर। यह नहीं गुजरात, ऐसा अगर ऑप्शन दे दिया कि गुजरात पश्चिम में है तो यहाँ पर ये वाला आप ऑप्शन लगा ले, नहीं, ये जो भारत की स्थिति जो बता रहा है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सुदूर पश्चिम के किस बिंदु पर स्थित है, यानी कि कौन से, आपको दिखिएगा ये आपको पड़ता है भारत की देशांतरीय भाग। ये जो गुजरात वाला यहाँ पर जो होता है ये तो देशांतर हुआ ना, यहाँ से जो अरुणाचल प्रदेश से इससे गुजरता है ये तो देशांतर हुआ ना। ये वाला जो ऐसे आपको दिखा अंडमान निकोबार से, ये आपको अक्षांश हुआ, ऊपर वाला भी ऐसे अक्षांश हुआ। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए कि ये जो हो जाएगा ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये गुजरात से गुजरता है, और ये सुदूर पश्चिमी बिंदु है, और सुदूर पश्चिमी बिंदु के नाम से जाना जाता है गौरे माता के नाम से। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, माफ कीजिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है, यानी कि 10 अंश, डिग्री को हिंदी में अंश बोला जाता है, तो 10 डिग्री ये दे सकता है। तो आपको हिंदी भी मिलेगा, इंग्लिश में भी मिलेगा, मैं आपको बताते चल रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडमान और निकोबार के बीच में ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच में है? तो मैंने बताया मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है, तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सर्वाधिक कोयला किस क्रम की चट्टानों में पाया जाता है? तो बिटुमिन्स प्रकार की कोयला पाया जाता है सर्वाधिक भारत में। सबसे शुद्ध जो कोयला होता है एंथ्रासाइट कोयला होता है। और ये देखिएगा भारत में सर्वाधिक जो कोयला आपको किस चट्टान में मिलता है, तो ये देखिएगा 20 का आंसर हो जाएगा डी, सी, माफ कीजिएगा डी नहीं सी होगा, ये आपको गोंडवाना लैंड में ये मिलता है सबसे अधिक भारत में कोयला। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सूची को मिलान करना है, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, सूची को देखिए और मिलान कीजिए। आपके सामने क्वेश्चन है, पढ़ लीजिए, इसे अच्छे से मिलान कीजिए। जैसे कि आपको दे रहा है कि दक्कन ट्रैप किस काल में बना था, तो ये दक्कन ट्रैप किस काल में बना था, अलग अलग अगर आप पता है तो ये बना था दक्कन ट्रैप जो बना था, ये इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये बना था क्रिटिशियस योसीन काल में। पश्चिमी घाट जो है ये पूछता है कि पश्चिमी घाट कब बना था, तो ये बना था आपको लेट सेनोजोइक काल में। अरावली सबसे पुरानी, अब देखिएगा ये आपको पर्वत है, तो ये कब बना था? ये अरावली जो बना था आपका, ये बताना है, तो ये बना था प्री कार्बियन काल में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नर्मदा ताप्ती जलोढ़ जो निक्षेप बना था, ये कब बना था? तो प्लेस्टोसीन काल में बना था। तो ऐसे कर कर अगर मिलान हम करते हैं तो इसका आंसर बी आ जाना चाहिए। 21 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी। यहाँ एक और मिलान करने वाला है, इसे भी बनाइए आप लोग। यहाँ पर कालानुक्रम के आधार पर आपको बताना है कि सबसे पहले, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद ये कौन सा ऐसा मिलान होगा, आपको ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर देखिए अरावली, फिर अरावली सबसे प्राचीन अरावली है ना, पूरे विश्व में भी इसका नाम आता है। फिर उसके बाद पूर्वी घाट बना, फिर दक्कन ट्रैप बना, और लास्ट में जाकर हिमालय बना है। हिमालय अभी युवा अवस्था में है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में न्यूनतम है? तो ये सबसे न्यूनतम अभी चट्टान प्रणाली कौन है, एकदम तो याद रखिएगा, ये आपको पूछ सकता है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा गोंडवाना। तो 23 के आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य भारत में झीलकृत और ज्वारनदमुखकृत शिलाएं कहलाती है। देखिए ज्वारनदमुख जो कौन बनाता है, ज्वारनदमुख जो बनाता है ये आपको जैसे कि ऊपर से पानी जैसे गिरता है, जैसे कि ताप्ती नदी, ये सब डेल्टा नहीं बनाती, ये ज्वारमुख बनाती है। ये ताप्ती हुआ, नर्मदा हुआ, रिफ्ट वैली से जो होकर बनती है। और ये जो शिलाएं आपको देखिएगा ज्वारमुख शिलाएं क्या कहलाती है, जो झलकृत होती है, इसके बारे में पूछ रहा है। ये होता है लेमटा पात्र, इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, कठियावाड़ श्रेणी कहाँ अवस्थित है? जो कठियावाड़ श्रेणी है ये आपको बताना है कहाँ पर स्थित है, ये गुजरात में स्थित है। और गुजरात हमारा देखिएगा, ये जो हमारा गुजरात है इसका जो तटीय रेखा ये सबसे लंबा है, ये भी याद रखिएगा। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है, तो गुजरात का तटीय रेखा सबसे लंबा है, ये भी याद रखिए। आगे देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि सबसे अधिक जो बाउंड्री बनाता है, यानी किसी राज्य के साथ स्पर्श करता है भारत में, वो कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि बहुत से राज्यों के साथ स्पर्श करता है उसका बाउंड्री। तो अधिक के मायने में दे तो आपको उत्तर प्रदेश आराम से लगा लेना होगा। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिकीय क्रम कौन सा है? तो ये भारत का सबसे महत्वपूर्ण भूमिकीय क्रम जो होगा खनिज संसाधन के श्रेणी से, धारवाड़ का नाम आप सुने होंगे, धरवाड़ श्रेणी इसमें पाया जाता है, ठीक। तो 26 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी निम्नलिखित में कहाँ अवस्थित है?
सो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है ये कहाँ पर स्थित है? गारो खासी जयंतिया ये कीपनुमा पहाड़ी है, और ये पहाड़ी के चलते ही देखिएगा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होता है। विश्व के सबसे ज़्यादा बारिश मानसीराम चेरापूंजी में आप देखिएगा तो ये मेघालय में स्थित है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ट्रांस हिमालय में कौन से पर्वत श्रेणी नहीं है? तो सबसे पर्वत श्रेणी में भी अलग अलग जो है, जैसे ऊपर सबसे काराकोरम है, फिर देखिएगा नीचे की तरफ सबसे आ जाता है आपको कौन सा? शिवालिक आता है। तो शिवालिक आपको देखिएगा ये कौन सा है? ये यहाँ पर देखिएगा ये ट्रांस हिमालय की श्रेणी में आपको नहीं आता है। ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कि हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वो है, जो हिमालय के पर्वत श्रेणियों में नहीं सम्मिलित है ये बताना है वो कौन सा है? तो ये काराकोरम जो हो जाएगा, ये हिमालय में नहीं सम्मिलित है। हिमालय का अलग अलग जो श्रेणी है, जैसे बृहत हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक, ये ऐसे है। काराकोरम तो बाहर की तरफ हो जाएगा, ट्रांस हिमालय वाला। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? 30 का बताना है। तो ये तराई भाग में, तराई में पाया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जो उत्तराखंड के किस भाग में? तो तराई वाला जो भाग है वो उसमें पाया जाता है। ठीक, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा। ठीक, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 31, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब देखिए ये क्वेश्चन जब से आपको दिमाग में मैप वाला दिमाग नहीं चलेगा तो नहीं बन पाएगा। मध्य भारत में जो पहाड़ी स्थित है ये आपको पश्चिम से पूर्व, ये भी देखना है कि कैसे लगाना है, यानी कि इधर से ऐसे ऐसे आते जाना है। ठीक, ऐसे बढ़ना इधर की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से पहाड़ी का कहाँ पर अवस्थिति है। तो ये आप देखिएगा, सबसे पहले तो सतपुड़ा आएगा, फिर महादेव के पहाड़ी आएंगे, फिर यहाँ पर यानी सतपुड़ा यहाँ पर पड़ गया तो महादेव की पहाड़ी यहाँ पर पड़ गया, फिर मैकाल की पहाड़ी यहाँ पर पड़ गया, और फिर छोटा नागपुर पहाड़ी यहाँ पर झारखंड वाला क्षेत्र में, मैकाल वाला छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में, महादेव वाला मध्य प्रदेश वाला कुछ क्षेत्र में पड़ता है, और सतपुड़ा भी लगभग इधर ही पड़ता है। तो ऐसे आप देखिएगा, ऐसे कर कर आप पश्चिम से पूरब की ओर जाइएगा तो पहाड़ी पड़ता है। ठीक, रफली मैंने आपको बताया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ये बताना है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 है तो इसका असत्य बताना है। तो यहाँ पर देखिए, पढ़िए, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत के सबसे प्राचीन भाग है। ये क्वेश्चन यहाँ से ही बन गया। ये जब आपको सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये सही बात है। भौमिकीय दृष्टि से सबसे जब भारत का पुराना भाग है उसे आपको प्रायद्वीपीय भारत ही, मतलब प्रायद्वीपीय भारत ही सबसे पुराना है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करती है। बात सही है, नवीन वलित पर्वत है हिमालय, और सबसे भी नई है, ये भी याद रखिएगा। तो यह भी सही है। अब यहाँ पर दे रहा है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। ये एकदम गलत है। ठीक, पश्चिमी नहीं, पूरब में कुछ जमाव क्रिया है, कटा उटा ऐसे पाया जाता है नदी द्वारा, लेकिन ये तो पश्चिमी घाट है भाई, ये पहाड़ी है। घाट मतलब पहाड़ी है। ठीक, और ये नदी के जमाव से नहीं हुआ, ये तो एकदम सरासर गलती है। ये इसके आंसर सी आपको गलत दे रहा है, तो ही पूछ रहा था कौन सा सत्य है। सी आपका सत्य है। भारत में गोंडवाना शिलाओं को कोयले का वृहत्तम भंडार है। मैंने आपको बताया कि कोयला सबसे अधिक गोंडवाना लैंड वाला क्षेत्र में पाया जाता है, यानी गोंडवाना शिला में पाया जाता है। तो ये 32 के आंसर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, उत्तर भारत ये होगा, यहाँ पर देख लीजिएगा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को कहा जाता है। तो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या बोला जाता है? तो भांबर बोला जाता है, भांबर। ऐसे याद रखिएगा, जो गंगा यमुना और भी नदी द्वारा जो मिट्टी बहा कर लाई है उसे जलोढ़ मिट्टी बोला जाता है, और भी नदियों द्वारा जो बहा कर लाया जाता है। और पूरे भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है, और जलोढ़ भी नया पूरा होता है, यानी कि खादर और बांगर, नया जलोढ़ मिट्टी, पुराना जलोढ़ मिट्टी का ये नाम है खादर बांगर। ठीक, अभी याद रखिएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 34 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? फिर से आ गया, ये आपको पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर। अब ये हिमालय वाला क्षेत्र में, उत्तर भारत में आप देखिएगा, ये वाला क्षेत्र में आपको पूछ रहा है कि कौन सा, ये आपको क्या कह रहा है? पूर्व से पश्चिम, यानी कि ये पूरब से आपको पश्चिम की ओर जाना है। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो कैसे होगा? सबसे पहले कंचनजंगा आ जाएगा ये वाला क्षेत्र में, सिक्किम वाला क्षेत्र में, फिर आपको एवरेस्ट आ जाएगा नेपाल वाला क्षेत्र में, अन्नपूर्णा आ जाएगा यहाँ पर, और फिर धौलागिरी आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे कर कर ये आपको, तो इसके भी आंसर बी ही निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 35 देखिए, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है ये बार बार क्वेश्चन कि लघु हिमालय कौन श्रेणियों के मध्य है? तो ये शिवालिक और महान हिमालय के बीच में है। कौन? लघु हिमालय पड़ता है। पहले महान हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय, फिर आपको लघु हिमालय, फिर नीचे की तरफ एकदम शिवालिक आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन इसे छोटा मैं कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, यह है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब देखिए, ये दिया हुआ है,
पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर, अब देखिएगा यानी कि दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ना है, यानी कि ये नीचे से ऊपर की ओर, कौन सा क्रम सही है ये भी बताना है। ठीक, क्वेश्चन आपको बताना है दक्षिण से उत्तर की ओर कौन सा क्रम सही है। पश्चिमी भाग के हिमालय की श्रेणियों में, तो पश्चिम भाग किधर होगा, हिमालय की श्रेणी इधर होगा ना। भारत अगर मैं रफली अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर जैसे भारत ऐसे है, तो ये वाला क्षेत्र जो हो गया ना पश्चिमी भाग हिमालय श्रेणियों में दक्षिण से उत्तर की ओर, यानी कि ऐसे इधर जाने वाला, तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले शिवालिक नीचे आता है, फिर लघु हिमालय, फिर महान हिमालय, मैंने आपको बताया ही, तो ये आराम से आप लगा लिए होंगे, बी हो जाएगा। फिर वो आपको महान हिमालय के ऊपर होता है ट्रांस हिमालय वाला। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 37, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में सबसे निम्नतम कौन सी है। उत्पत्ति की दृष्टि से आपको देखिएगा सबसे निम्नतम इसमें से कौन सी है पर्वत श्रेणियों में, ये आपको बताना है। ठीक, बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 है, तो अजंता श्रेणी दे रहा है, पलकोंडा श्रेणी दिया है, कैमूर पर्वत दिया है, पटकाई श्रेणी दिया हुआ है। आपको बताना है इसमें से कौन सा निम्नतम होगा, तो इसका हो जाएगा पटकाई श्रेणी, बुम पटकाई श्रेणी। 37 का आंसर हो जाएगा डी। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर लेता हूँ, छोटा आपको दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आना एकदम तय है। ये सबसे जो आपको पूछता है कि भौगोलिक क्षेत्र जो भारत में सबसे प्राचीन है, ये परदीपीय पठार हो जाता है, इसे याद रखिएगा क्षेत्र में। 38 का आंसर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। सो कश्मीर घाटी जो स्थित है ये किन के, बृहत हिमालय और पीर पंजाल के मध्य स्थित है। किसके, तो बृहत हिमालय और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कश्मीर घाटी के बारे में पूछ रहा था। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, बृहत हिमालय पीर पंजाल के बीच में। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आ गया क्वेश्चन, सबसे प्राचीन जो पर्वत श्रृंखला है पूरे विश्व में भी यह स्थान रखता है, यह है आपको अरावली, अवशिष्ट है, यह है आपको अरावली। क्या हो जाएगा, अरावली। ठीक, तो 41 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन से अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। आ गया क्वेश्चन ये भी, तो ये अरावली। तो जहाँ से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है वो करा रहा हूँ मैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये सतपुड़ा श्रेणी है, कौन से, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में सतपुड़ा श्रेणी पड़ता है। ठीक, नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां है, रिफ्ट वैली से होकर बहती है और अरब सागर में जाकर अपना पानी गिराती है और ज्वारमुख बनाती है, न कि डेल्टा बनाती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। सो महाराष्ट्र और कर्नाटक में जो पश्चिमी घाट है ये क्या कहलाते हैं, ये हो गया आपका महाराष्ट्र और ये हो गया कर्नाटक, इसमें ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं सह्याद्री। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यही केरल वाला में देखिएगा ये मलाबार कहलाता है, इधर जो कहलाते हैं पूर्व में कोरोमंडल कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियां कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है। यानी कि जहां पर पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर मिलता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। जहां पर पश्चिमी पूर्वी घाट आकर मिलता है, यहाँ पर देखिएगा सीमा पर जो इली है यह नीलगिरी पहाड़ी है। तो 45 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में कौन पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। सो केवल एक ही राज्य में जो विस्तृत पर्वत श्रेणी है ये अजंता, एलोरा, ये सब जो पहाड़ जो आपको गुफा भी है और आपको दिखिएगा ये पर्वत श्रेणी भी है, ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, तो ये एक ही राज्य में है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा, 46 का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47, भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। सो भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है, ये आपको बताना है। तो ये अब देखिए, अब आ गया क्वेश्चन, ये जैसे ये क्या कर रहा है, भारत में पश्चिमी तटीय भाग के उत्तरी भाग ये जो है यहाँ पर देखिएगा ये कोकड़ वाला तट कहलाता है। कौन सा, कोकड़ वाला तट। आगे देखते हैं, उत्तरी सरकार देखिएगा, उत्तरी सरकार वाला तट वो आपको उड़ीसा के करीब चला जाता है। इसे छोटा कर लेता हूँ, कोई क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पर देखिएगा टाइपिंग बड़ा हुआ है, उसको मैं छोटा कर लेता हूँ जहाँ पर लगता है। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए कि पाक जल डमरूमथ और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्र जलमार्ग कौन सा देश से पृथक करता है। ऐसे क्वेश्चन दे सकता है कि पाक जल डमरूमथ या मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच में भी पड़ता है, ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। ये भारत और श्रीलंका के बीच में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप देखिए उड़ीसा के समीप पड़ता है और ये व्हीलर द्वीप का जो आपको नाम पड़ेगा ये अब्दुल कलाम आजाद ये द्वीप है, अब्दुल कलाम आजाद द्वीप है। ठीक, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 49 का आंसर आराम से सी लगा लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। सो भारत में सबसे लंबा, अब देखिए कोई राज्य नहीं पूछ रहा है कि समुद्र तटीय राज्य, ये तट पूछ रहा है। जैसे आप लोग घूमने जाते हैं ना, तो चेन्नई में ज़्यादातर लोग जाते हैं मेरीना बीच का, मेरीना बीच आप बार बार बोलते होंगे, वही मेरीना जो तट है वो लंबा पड़ता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, साल्टोरा या साल्टोरो जो पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? सो ये तो आप देखिएगा काराकोरम में पड़ता है। साल्टोरा या सोल्टोरो बार बार पूछने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक। तो काराकोरम पर्वतमाला का एक अंग के रूप में है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि डक्कन पैसेज जो है ये निम्नलिखित में किनके मध्य स्थित है? ये है दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में। दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच में बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है, इसे एकदम बीबीआई लगा लीजिएगा, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं। जो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है इसके तटीय भूभाग को क्या कहा जाता है? सो आंध्र प्रदेश और ये वाला जो पूर्वी, ये पूछ रहा है पूर्वी जो तट आपको तटीय भाग है, इसे कोरोमंडल तट कहा जाता है, ठीक। तो ये देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, माजुली द्वीप का आप नाम सुने होंगे। सो माजुली जो है ये विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप है और माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया जाता है, नदी द्वारा। और माजुली जो द्वीप है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर है? असम में स्थित है, ठीक। ये नदी द्वीप सबसे बड़ा है, ये याद रखिएगा विश्व में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कि सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग के नाम से जाने जाते हैं। जो सतलज और काली नदी है इसके बीच के जो हिमालय का भाग है वो कौन से जाना जाता है, ये आपको बताना है, ठीक। या आपसे ये भी पूछ सकता है कि सियाचिन जो ग्लेशियर है ये किसके मध्य है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चलता है ना सियाचिन ग्लेशियर को लेकर। तो ये आपको देखिएगा सियाचिन हिमनद जो पूछ सकता है कि कौन सी श्रेणी में पाया जाता है, तो काराकोरम श्रेणी में पाया जाता है। और ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक। तो क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से लगा लीजिएगा। ये पूछ रहा है सतलज और काली नदी के बीच में जो है ये कौन सा पाया जाता है, तो इसका आंसर आराम से आप लगा लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय पंजाब हिमालय के भी बारे में आपको पता होना चाहिए। सिंध और अब सतलज की नदी के बीच में आपको पड़ता है ये पंजाब हिमालय। फिर देखिएगा नेपाल हिमालय भी पड़ता है तीस्ता और आपको देखिएगा ये काली नदी के बीच में। तो अलग अलग क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, इसे मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ, इसे बहुत मस्त तरीका से लगाइएगा। यहाँ से लगभग आपका जो दर्रा होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपका पकड़ है ये क्वेश्चन पर दर्रा वाला, तो ये क्वेश्चन आपके एकदम सही होने वाला है, ठीक। तो इसको लगाइए, मिलान कीजिए और दर्रा वाला क्वेश्चन को बताइए कि इसमें से आंसर कौन होगा, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले दे रहा है बुमला दर्रा। सो बुमला जो दे रहा है ये पूछ रहा है ये कहाँ पर? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ता है। जलेपला, अब जलेपला कहाँ पड़ता है? तो जलेपला पड़ता है आपको सिक्किम में। अब पूछ रहा है मुलिंगला जो पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है? ये आपको उत्तराखंड में। और शिवकिला कहाँ पड़ता है? शिवकिला पड़ता है आपको हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये भी याद रखिएगा। रोहतांग पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। नीति पड़ता है आपको, नीति मन्ना, ये सब पड़ता है उत्तराखंड में। तो दारा जो अलग अलग जो दर्रा पूछता है, मतलब पैसेज होता है, तो पहाड़ों के बीच में ये पैसेज होता है, इसके बारे में पूछता है। जैसे खैबर दर्रा कहाँ स्थित है ये पूछता है। सो खैबर दर्रा जो अभी स्थित है ये पाकिस्तान में स्थित है, देखिएगा। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में हिंदुकुश जो श्रेणी है ना वहाँ पर ये मिलता है, ठीक। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। अपने राज्य में जो अलग अलग जो दर्रा स्थित है उससे आपको क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं कोई तीर्थयात्री, तो कौन दर्रा पार कर जाते हैं? तो नाथुला दर्रा पार कर जाते हैं जो सिक्किम वाला है, या लेपुलेख दर्रा भी पार करते हैं जो उत्तराखंड में है। सो अभी देखिएगा जो खुला रहता है उससे अकॉर्डिंग जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, हिमालय के किस भाग पर केरवा भू आकृति पाई जाती है? केरवा भू आकृति में देखिएगा सबसे अधिक जो होता है केसर का उत्पादन, आप जानते होंगे ना, जो जम्मू कश्मीर में होता है, वो केरवा, उसमें वो मिट्टी टाइप की पाई जाती है। तो ये केरवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, तो ये तो आराम से आप लगा लेंगे, कश्मीर हिमालय। इसमें क्या बताना है? क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? आ गया क्वेश्चन। सो जोजिला जो दर्रा है ये किसके तो श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। किसको? श्रीनगर लेह को। 58 के आंसर ए हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप आराम से लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59, पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? सो पुरातन काल में हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? इसका नाम है टेथिस सागर। सो टेथिस सागर विद्यमान था। 59 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? आ गया क्वेश्चन। सो रोहतांग जो दर्रा है ये किस में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है रोहतांग दर्रा, ठीक। नीति दर्रा पूछे तो वो हो जाता है उत्तराखंड में। 60 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर लगा लीजिएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, इलायची पहाड़ी किन राज्यों के सीमाओं पर स्थित है? सो जो इलायची की पहाड़ी है ये किन राज्यों के सीमाएं पर स्थित है? तो ये केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। तो 61 के आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, मिलान करना है, पहाड़ी है और बताना है, ठीक है। मिलान करना है, क्षेत्र दिया है और पहाड़ी का देना है और बताना है इसमें कौन मिलान सही है, ठीक। सो कौन सा मिलान सही है? तो सबसे पहले देखिए ये कार्डमम पहाड़ी,
कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट दे रहा है, जो कि सरासर गलत है। कोरोमंडल तट तो ये हो गया ना पूर्वी तट, ये तो यहाँ पर है ना, यहाँ पर स्थित है, ये पश्चिमी तट आप बोल सकते थे। कैमूर पहाड़ी कोंकण ये दे रहा है, कैमूर पहाड़ी तो हमारे बिहार में है ना, जो अब देखिए बिंद वाला क्षेत्र आगे बढ़ जाता है तो बिहार में आ जाता है कैमूर पहाड़ी, तो ये तो गलत दिया हुआ है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, बात सही है। मीकिर पहाड़ी पूर्वी भारत, ठीक, ये बात सही है। तो ये आप देखिएगा ये 3 और 4 सही है, इसमें आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? ये दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा अनाईमुडी और दूसरा हो जाएगा दोदा बेटा। तो पहला सबसे सर्वोच्च शिखर कौन होता है? अनाईमुडी होता है, और दूसरा अगर पूछे तो वो दोदा बेटा हो जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? डी, ये दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप आराम से लगा सकते हैं, ठीक, क्वेश्चन जरूर ये लगाइएगा। अगर ये पूछे कि विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, और पहला भी पूछे तो आपको ये पहला तो माउंट एवरेस्ट सब लोग याद करते हैं। ये जो K2 है ना, जिसे आप गार्डविन ऑस्टिन बोलते हैं, ये विश्व के सबसे ऊंचा दूसरा पर्वत शिखर है, जिसका लंबाई आप देखिएगा लगभग 8611 है। और माउंट एवरेस्ट का अगर लंबाई देखा जाए मीटर में, मैं बता रहा हूँ, माउंट एवरेस्ट का 8848.86 है। और ये अभी का मापा हुआ था, 1 साल पहले नेपाल और चीन ने मिलकर नापा था, इसलिए मैंने आपको बताया। तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 64, सूची को मिलान करना है। ये सूची दिया हुआ है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। राज्य और सबसे ऊंची चोटी उसका दिया हुआ है। सो किस राज्य में कौन सा है स्थित और उसका सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, ये आपको बताना है मिलान कर कि इसमें से कौन सा सही होगा। कुछ समय में आपको इसलिए दे देता हूँ बोलते बोलते कि आप लोग ये क्वेश्चन लगा लो, प्रैक्टिस भी हो जाता है। सबसे पहले केरल में देखिएगा अनाईमुडी, फिर आप देखिएगा ये नागालैंड में कौन पड़ेगा? शारामिती, ठीक। फिर आप देखिएगा उत्तराखंड में, तो ये तो नंदा देवी उत्तराखंड का ही भी किया है यहाँ पर। फिर आप देखिएगा तमिलनाडु दोदा बेटा। तो ऐसे कर आपको मिलान करना होगा, तो यहाँ से सी निकल कर आंसर आएगा। सी देख लीजिएगा, निकल कर आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी। अंडमान निकोबार 2 द्वीप समूह है, यहाँ पर आप देखिएगा। तो यहाँ पर इसका सबसे ऊंची जो चोटी है, इसे हम सैंडल पिक के नाम से जाने जाते हैं। क्या सैंडल पिक कहा जाता है इसे, तो इसे भी याद रखिएगा। थोड़ा इसे छोटा कर लेते हैं। हाँ, सैंडल पिक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में कौन सी भारत की निम्नतम पर्वत श्रेणी है? सो निम्नतम पर्वत श्रेणी जो होगा, तो इसमें से आपको देखिएगा हिमालय तो अभी निम्नतम ही है, मतलब कि युवावस्था में आए, तो ये हिमाद्री श्रेणी हो जाएगा। 66 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए हो जाएगा। आगे देखिए, सबसे प्राचीनता अरावली हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, थोड़ा इसे मैं बड़ा कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी या दक्षिणी भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है, और उसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो ये आपको 67 के आंसर आप आराम से लगा लीजिएगा, सी। गोदावरी को वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। गोदावरी देखिएगा, इसे दक्षिणी गंगा भी बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि दक्षिणी भारत की गंगा किसे बोला जाता है, तो वो कावेरी को बोला जाता है। नर्मदा जो है ये रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली नदी है, कोई डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, और ये पश्चिम में अरब सागर में जाकर गिरती है, नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, नदी जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है, देखिए रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यह नर्मदा नदी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का कौन सा है? तो भारत के सबसे ऊंचे जो जलप्रपात है, इसमें से आपको बताना है कौन है। कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में पड़ता है। और जोग जलप्रपात भी जो शरावती नदी पर है, ये बड़ा जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन कुंचिकल जलप्रपात ऊंचा है और भी कर्नाटक में पड़ता है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर आपको बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, अरावली पर्वत महान जल विभाजक है। अरावली जो पर्वत है, ये किसका महान जल विभाजक है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 है, यह है सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक। अरावली जो ऐसे गया है सिंधु के उधर वाला और इधर गंगा, तो ये सिंधु और गंगा नदी के जल विभाजक है। क्वेश्चन नंबर 71, फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है इस समय। सो फुलहर जो झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक। 71 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 72 देख लीजिए, आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत और नेपाल में सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने है। तो ये हो जाएगा काली नदी। काली नदी के लेकर विवाद भी रहता है कुछ क्षेत्र के लेकर, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सर क्रीक जो है ये कहाँ पर स्थित है, इससे भी लेकर विवाद है। तो गुजरात जो आपको पाक सीमा के करीब जो गुजरात वाला सीमा लगता है,
ये देखिएगा गुजरात वाला जो इधर सीमा लगता है पाक के वाला सरक्रिक, इस पर भी पाक बार बार बोलता है कि विवादित क्षेत्र है, लेकिन ये भारत का क्षेत्र है। तो सरक्रिक वहाँ पर स्थित है। तो गुजरात वाला आपके ऑप्शन में आए सरक्रिक कहाँ स्थित है, तो ये गुजरात में स्थित है, आपको आराम से लगा देना होगा। ठीक, क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अराकोनामा कहाँ स्थित है। अराकोनामा हिमालय, जो पूर्वी हिमालय का विस्तार है अराकोनामा, ये देखिएगा ये आपको कहाँ म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार वाला ऐसे क्षेत्र में ऐसे आकर हिमालय ऐसे की तरफ मुड़ गया है, तो ये आपको याद रखिए क्वेश्चन पूछता है। तो लेह अवस्थित है, सो लेह जो अवस्थित है ये कहाँ पर अवस्थित है, सो लेह ऐसे आपको जा रहा है, आपको सिंधु नदी, लेह यहाँ पर अवस्थित है। सो ये आपको क्लॉकवाइज देखिएगा, तो क्लॉकवाइज यानी कि जब कोई दाहिने निकलते हैं तो उसे क्लॉकवाइज बोला जाता है, यानी कि जब ये दाहिने तट पर स्थित है। ये कहाँ है, ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है, दाएं तट पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, ये मिलान करना है और मिलान अच्छे से कीजिए, कुछ समय है, कुछ सेकंड है आपके पास, तो मिलान कीजिए इसका। देखिए ये दे रहा है कि कौन सा है, और नदी का संगम दे रहा है, स्थल दे रहा है, नदी का संगम कौन सा नदी कहाँ पर संगम होता है, और ये आपका आंसर आपको बताना होगा। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो रुद्रप्रयाग में है ये अलकनंदा मंदाकिनी आपको संगम करती है, तो इसका आपको तो ए हो जाएगा, दूसरा का ए हो जाएगा। फिर देखिएगा कि ये जो यहाँ पर देखिएगा नंद प्रयाग दे रहा है। ठीक, तो ये आपको नंदाकिनी और अलकनंदा से ही बना है नंद प्रयाग, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक, फिर आप देखिएगा सी वाला जो कर्ण प्रयाग में किसका किसका होता है, तो अलकनंदा और पीडर का होता है, तो ये आपको तीसरा का सी हो जाएगा। फिर आप देखिएगा देव प्रयाग में तो भागीरथी अलकनंदा ये सबको याद है, तो ये होता है आपका यहाँ पर डी। यानी कि आप इसे कैसे सजाइएगा देख सकते हैं, तो इससे आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो निकल कर आएगा कि ए का जो दे रहा है, ये ए का जो दे रहा है यहाँ से मिलान करना है। ठीक, तो मैंने आपको बताया ए का 2 दे रहा है, यानी कि अलकनंदा मनकंदाकिनी, बी का 4 दे रहा है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा आता है, सी का 3 दे रहा है, कर्ण प्रयाग में कौन आता है, तो अलकनंदा और पीडर, और देव प्रयाग में भागीरथी अलकनंदा, ये संगम स्थल। ये थोड़ा अब जब जब रिवीजन कीजिएगा तब हो जाएगा, एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देख लीजिए, दक्षिण भारत की नदी प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती है। सो दक्षिण भारत की जो नदी है ना, अब देखिएगा दक्षिण भारत जो है और प्रायद्वीपीय भारत है, पठार वाला क्षेत्र है, सो वहाँ पर ऐसा नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा इधर उधर नदी भागती है, वो जो है ना वो आपको वृक्षनुमा नदी होती है, वृक्षनुमा प्रकार की रखती है। ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक ना, कठोर भाग है ना उधर, तो ये वृक्षनुमा आपको जो अपवाह तंत्र यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, भारत में यारलुंग जांगपो यहाँ पर होगा, नदी किस नाम से जानी जाती है। यारलुंग जांगपो नदी है, ये आपको तिब्बत वाला क्षेत्र में इसे बोला जाता है, ब्रह्मपुत्र को यारलुंग जांगपो। ठीक, तो ये हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है। सो इस झील में आप देखिएगा बहुत से कंकाल मिलता है, तो ये इसलिए इसे रहस्यमयी झील कहा जाता है। तो ये बताना है कौन सा ऐसा झील है जिसे रहस्यमयी झील कहा जाता है, तो ये हो जाएगा रूपकुंड झील। और रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए कि रूपकुंड जो झील है ये आपको उत्तराखंड में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, निम्नलिखित में नदियों में से कैसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। सो जैविक मरुस्थल कहा जाता था ये दामोदर को, और ये इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता था, पश्चिम बंगाल का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे कोसी को शोक कहा जाता है ना, अभी अभी भी कहा जाता है, वो नदी परिवर्तन अपना मार्ग कर लेती है, बाढ़ आ जाता है बिहार में, तो ये 78 के आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बिहार का शोक कोसी नदी है। नदी वाला भाग में मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 79 के भेड़घाट में कौन सा जलप्रपात स्थित है। सो भेड़घाट जो है, भेड़घाट में ये भेड़ाघाट जो में है ये आपको देखिएगा, ये इसमें कौन सा मिलेगा, तो धुआंधार जल यहाँ पर मिलेगा, जो जलप्रपात मिलेगा नर्मदा वाला धुआंधार जलप्रपात मिलेगा यहाँ पर, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए नासिक का। क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए, 80 है कि निम्नलिखित में से यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से मुख्य नदी एवं सहायक नदी का कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है। ये कौन सा भाग नहीं सम्मिलित है यह बताना है, और बताइए किसका किसका जो मुख्य नदी है और उसकी सहायक नदी है। सो पेन गंगा, गंगा की सहायक नदी आराम से यहाँ से ये आप छाट निकालते थे, ये सहायक नदी पेन गंगा की नहीं है। ठीक, पेन गंगा जो है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, इंद्रावती गोदावरी का है, भीमा कृष्णा का है, लूनी का सुक्री है, ये है। भारत की सबसे लंबी नदी जानते हैं कौन है। सो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पता है कौन सा है, गोदावरी है। भारत के सबसे लंबी नदी का सहायक सबसे लंबी नदी कौन सा है, यमुना है। तो सबसे लंबी सहायक नदी भारत में कौन होगा, यमुना होगा। पूरा विश्व में सबसे लंबी नदी आपको नील हो जाता है, चौड़ाई के हिसाब से या पानी के बहाव के हिसाब से अमेजन नदी हो जाता है, ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में कौन सा झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह भारत है, सो भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा झील स्थित है ये आपको बताना है, पश्चिमी तट पर ये दे रहा है। ठीक,
यानी कि इधर स्थित है, इधर नहीं स्थित है, ठीक। तो ये कौन सा झील होगा? चिल्का तो उड़ीसा में है, ये आपको पूर्वी तट पे यहाँ पर मिलेगा, उड़ीसा में लेगुन झील है। अष्टमुडी जो है केरल में स्थित है, ये आपको पश्चिमी तट पर स्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। पुलिकट जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है, आपको पता होना चाहिए। और ये है आपको, ये भी पूर्वी पड़ता है। कोलोरू भी आप आंध्र प्रदेश में पूर्वी पड़ेगा, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। झील से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछता है तो आराम से आपको लगाना होगा। और जैसे क्वेश्चन झील से बार बार एग्जाम में अभी आ रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए झील वाला ध्यान आपको रिवीजन कर लेना होगा, ठीक। आगे देखते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, नदी दिया हुआ है और आपको मिलान करना है कि नगर कौन सा किस नदी के किनारे है, ये आपको बताना है, ठीक। तो बताइए कौन से नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जैसे कि लखनऊ, लखनऊ किस नदी, तो बार बार आप देखते भी हो सुनते भी होंगे, लखनऊ किसके है, तो बताइए लखनऊ जो स्थित है ये किसके बीच में स्थित है? ये आपको सबसे पहले तो पटना, तो आप गंगा लगा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद कैसे कैसे लगाइएगा बताइए? तो ये तो गंगा लगा लीजिएगा, ठीक। लखनऊ क्या लगाइएगा? गोमती नदी, सुने होंगे न्यूज़ में। फिर आपको जबलपुर में नर्मदा, फिर सूरत ताप्ती, तो ऐसे आप आराम से लगा लीजिएगा। जैसे कि लखनऊ कौन, गोमती, जबलपुर में नर्मदा नदी किनारे, सूरत ताप्ती नदी, पटना अपना या वाराणसी या कानपुर ये गंगा नदी किनारे पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाना चाहिए। 83 के आंसर बी लगा लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, निम्नलिखित अब देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला के किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? सो सिंधु नदी कौन से दो आपको जो हिमालय के पर्वत श्रेणी है उसके बीच में अपवाहित होती है, ये आपको बताना है। तो ये आपको हो जाएगा लद्दाख और जास्कर के बीच में, इधर लद्दाख है इधर जास्कर है, दोनों के बीच में। तो 84 के आंसर आपको यहाँ पर लगा लेना होगा बी। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है, ये आपको बताना है। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, ठीक। ये बताना है कि कौन सा युग्म इसमें से सुमिलित नहीं है। तो कावेरी के सहायक नदी दे रहा है संगी, सही है। कृष्णा का मूसी, सही है। गोदावरी का प्राणहिता, ये भी सही है। महानदी पुनपुन, पुनपुन महानदी का थोड़े ना है, गंगा में आकर मिलता है पुनपुन, तो ये सही नहीं है, ठीक। तो ये तो गलत हो जाएगा, पुनपुन महानदी का सहायक नदी नहीं है, ठीक। तो यही आपको डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 86, ये भी मिलान करना है आपको, सूची दिया हुआ है और मिलान करना है, झील से संबंधित है। तो ये बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 86 है, इसका आंसर बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि आपको लोकटक तो पता है, आपको पूर्वी राज्य के, आपको खारे पानी नहीं है, ये आपको शुद्ध पानी है, यानी कि मीठे पानी का झील है। और पूर्वी राज्य का सबसे बड़ा झील है, मणिपुर में मिलता है। और इसी पर आपको किबुल नाम जो तैरता हुआ पार्क भी मिलता है, आप सभी जानते हैं। चिल्का खारा पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, या सबसे बड़ा झील भी लेगुन झील है भारत में, ऐसे भी पूछा जाए तो। और ये उड़ीसा में पड़ता है। भीमताल या कोई भी ताल अंतिम में लगता है वो आपको उत्तराखंड के अंतर्गत चला जाता है। और कोई भी नाग वाला लगता है तो जम्मू कश्मीर में चला जाता है। पुलिकट देखिएगा, पुलिकट आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पर मिलता है। तो ऐसे कर कर आप आराम से लगा सकते हैं। बी इसका आंसर होना चाहिए। 86 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन थोड़ा छोटा ही सकल 87 देखिए, 87 है कि दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए पठार में प्रवाहित होती है। तो किस पठार में प्रवाहित होती है, फिर गंगा से मिलती है दामोदर नदी? और ये देखिएगा छोटा नागपुर पठार से निकलती भी है। 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 87 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, चित्रकूट, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चित्रकूट जो जलप्रपात है इसे भारत के नियाग्रा कहा जाता है। सो भारत के नियाग्रा जो कहा जाता है, ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। ये कौन सी नदी पर है? सो ये पड़ता है इंद्रावती नदी पर, और छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 88 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, बड़ा कर दे रहा हूँ इसे। क्वेश्चन नंबर 89 है, इसे युग्म को सुमिलित करना है। ये कौन सा सुमिलित है, ये बताना है इसमें से कौन सा सुमिलित है, ठीक। सहायक नदी घाघर का राप्ती सही है। कोसी का अरुण सही है। सोन का अरिहंत सही है, ये भी। दामोदर का बराकर ये भी सही है। तो ये आप देखिएगा इसमें से सभी सही होना चाहिए, ठीक। 89 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो भी बनाया गया है इसे सोच समझ कर ही क्वेश्चन बनाया गया है, और इसे ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, क्वेश्चन नंबर 90 है कि काली सिंध क्षिप्रा पार्वती और बनास आदि निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी है, ठीक। तो ये काली, क्षिप्रा, पार्वती, बनास ये सभी चंबल की सहायक नदी पड़ता है। किसका? चंबल किस पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है कि माजुली द्वीप भारत के निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है? मांजली जो है नदी द्वारा बनाया हुआ सबसे बड़ा द्वीप है, और ये है ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया हुआ, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम में है, सी हो जाएगा।
91 का आंसर यहाँ पर आप आराम से सी लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा बनाया गया है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। श्रीरंगपट्टनम भी दे सकता है, शिवसमुद्रम भी, और श्रीरंगम, ये किस नदी द्वारा बनाया गया है? सो ये कावेरी। शिवसमुद्रम जलप्रपात भी है कावेरी नदी पर। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आराम से आपको कर लेना होगा, ठीक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। बारामासी नदी है। क्वेश्चन नंबर 93 है, और कावेरी नदी के जल को लेकर बड़ा विवाद रहता है, जैसे कि तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में और पादुचेरी में इस पानी के इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए देखिए विवाद उत्पन्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पेंगोंग त्सो झील, पेंगोंग त्सो जो झील है, ये अभी न्यूज़ में भी था, ये भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा है और ये स्थित है। तो पेंगोंग त्सो जो झील है ये लद्दाख में स्थित है। 93 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आराम से लगा लीजिएगा डी। क्वेश्चन देखिए 94, सूची को मिलान करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, सूची को मिलान कीजिए और बताइए इसका आंसर। सोच लीजिए, मिलान कर लीजिएगा तो आंसर भी लगा लीजिएगा। सो अगर मिलान ही करिए मन में, अगर मिलान करना है तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, साला झील अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील हरियाणा सही है, लोकटक झील मणिपुर में, और कालीवेली झील तमिलनाडु में, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे ये भी मिलान करिए, बताइए। ये उद्गम क्षेत्र है और नदी का, कि नदी कौन से नदी कहाँ से उद्गम होती है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 95 है, तो इसका बताना है, मिलान करना है। तो ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी, सही बात है। वेरीनाग से झेलम निकलता है, ये भी, मतलब ये आगे आगे मिलान हो रहा है। महाबलेश्वर से कृष्णा, ये भी सही है। छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा, ये भी सही है, ठीक। तो यहाँ पर तो ऐसे कायदे से हो जाना चाहिए, पहले ए का 1, बी का 2, सी का 3 और आपको डी का 4। लेकिन क्या ऑप्शन में ऐसा उपलब्ध है? नहीं उपलब्ध है, ठीक। सो ऑप्शन में यहाँ पर ऐसा उपलब्धि नहीं है, तो ये इसे थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, आंसर में भी थोड़ा ऐसा आपको मिलेगा, ठीक। तो कोई चिंता नहीं करना है, आपको सामने सामने मिलान कर लेना है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी निकलता है, दक्षिण भारत की गंगा जी से बोला जाता है। वेरीनाग झरना जो आपको देखिएगा जम्मू कश्मीर जो स्थित है, ये झेलम नदी पर, ये वेरीनाग झरना से निकलता है या वेरीनाग झील से निकलता है, इसे बोल सकते हैं। महाबलेश्वर से कृष्णा, छोटा नागपुर पठार से स्वर्णरेखा, ऐसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देख लीजिए यहाँ पर, अमरकंटक पठार से निकलने वाली दो प्रमुख नदियाँ जो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित होती है। सो अमरकंटक पहाड़ से जो नदी निकलती है, ये दो अलग अलग दिशाओं में प्रवाहित हो जाती है। ये कौन सा है? तो एक सोन और नर्मदा है। नर्मदा इधर, सोन इधर, ठीक। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 97, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपको बताना है कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी दक्षिण भारत की या प्रदीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, भारत में प्रति चक्रवर्तीय दशाएं किस समय पाई जाती है? सो भारत में देखिएगा प्रति चक्रवर्तीय दशाएं जो पाई जाती है, जाड़े वाले समय में आपको सुनने को न्यूज़ में मिलता होगा, दिसंबर और मध्य फरवरी के तक। और 98 का आंसर यहाँ पर डी लगा लीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 99, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो वर्तमान में आपको बताना है कि जो मानसीराम है ये किस स्थान पर स्थित है, और मानसीराम और चेरापूंजी इसमें से कौन से स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 99 है, तो ये है आपको मेघालय में मानसीराम, चेरापूंजी, और वहाँ पर देखिएगा कीपनुमा पहाड़ी है, सो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होता है, विश्व के सबसे अधिक बारिश होता है, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 100 देख लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। निम्न में से कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? और क्वेश्चन नंबर 100 बताइए कि इसमें से कौन सा? जो आम्र वर्षा होती है, मैंगो सरोबी जिसे बोला जाता है, बिहार वाला क्षेत्र में भी होता है, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में होता है, आम के लिए महत्वपूर्ण होता है, आम पक पक कर गिरते हैं इसमें, और पानी जब जैसे पड़ता है तो थोड़ा बहुत। आंधी जो उत्तर प्रदेश में आता, बात सही है। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में, लू उत्तर पश्चिम भारत में। तो ये वाला मिलान गलत है, ये 100 वाला मिलान गलत है। देखिए मैं आपको बता दूँ अब कि 100 क्वेश्चन ही आज रहने दे रहा हूँ, ठीक। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया और आगे भी मैं कराऊंगा। फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अति महत्वपूर्ण है, और इस पीडीएफ को बनाने में काफ़ी समय भी मैंने दिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इकट्ठा किया है, प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, और वैसे ही मैं आपके सामने क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा है। इसका जो पीडीएफ होगा नीचे मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। इससे हमें भी सहयोग मिलेगा कि और भी महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन मैं टाइप कर आपके लिए लाऊं और आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊं, ठीक। और पहले जो पेड ग्रुप ज्वाइन किए होंगे अभ्यर्थी, उनको तो ये सब पीडीएफ मिलता ही रहता है समय समय पर। सो जिनको भी चाहिए, जो भी अभ्यर्थी हैं
वो आपको नीचे से कर लीजिए परचेस, और इसमें सभी क्वेश्चन आपको मिलेगा। टोटल यहाँ देखिएगा तो 200 क्वेश्चन है इंडियन ज्योग्राफी से। आप कहिएगा सर 200 क्वेश्चन क्यों? तो 200 क्वेश्चन इसलिए क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक। और वही क्वेश्चन है जो एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 200 क्वेश्चन में जो यहाँ पर लिया हूँ, नीचे की तरफ देखिएगा, स्क्रॉल कीजिएगा तो बहुत से 200 क्वेश्चन का आंसर भी दिया हूँ। और इसे ऐसे में नहीं दूंगा कि आपको इसे पेज वाइज में कर दूंगा, एक एक पेज पर 40-40-50 क्वेश्चन कर दूंगा, और आपको क्या होगा, वो सहूलियत होगा आपको पढ़ने में। इसे निकलवा लीजिएगा, ठीक। और ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिस दिन एग्जाम खत्म होगा मैं आपको खुद ही दिखाऊंगा क्वेश्चन, और मैं बताऊंगा कि देखिए इस क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है और यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। तो अब लिमिटेड समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दीजिए, और ऐसे क्वेश्चन को आपको डाउनलोड कर ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और आप लोग कमेंट कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट मैं आपको बहुत जल्द लाने वाला हूँ, ठीक। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।